कि अरे मेरा रिटर्न कितना हुआ। अगर आप 5 साल बाद चेक करेंगे डेफिनेटली आपके अच्छे पैसे बने होंगे। म्यूचुअल फंड या यूलिप्स के थ्रू इन्वेस्ट करें एंड ऐसे डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करें अगर कि मुझे हर महीने हर साल इन्वेस्टमेंट करते रहनी है और अगर मैंने 10,000 से स्टार्ट किया है तो भी you have to ride out this wave and wait for the market to recover. Don't stop. See, this is the actually the mistake जो सारे लोग करते हैं। राइट टाइम स्टार्ट करने का था कल, जो निकल गया है। तो अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, बट कर लीजिए स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का ये खास पॉडकास्ट पॉलिसी मंत्रा। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अक्सर लोगों के मन में इसको लेकर सवाल उठते हैं कि कब से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और कितनी रकम होनी चाहिए और कहाँ से किस पॉलिसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे खास मेहमान मिस्टर समीप सिंह, जो policybazaar.com के प्रोडक्ट हेड हैं। बहुत स्वागत है समीप जी आपका स्टूडियो में। तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये कि जिस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग की अक्सर बात होती रहती है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये क्या है, कब से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग एक तो बहुत ज़रूरी है एंड द सही समय जो स्टार्ट करने का था वो कल था। मतलब आपको स्टार्ट कर चुकी होने चाहिए अभी तक आपको, बिकॉज देखिए जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे पैसों को ग्रो करने का उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा एंड पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। ज़्यादा से ज़्यादा साल लोग जीने लग गए हैं। तो आई थिंक एक फियर ये होता है कि लिविंग फॉर टू लॉन्ग, कि मैं अपनी सेविंग्स को आउटलिव कर दूंगा। क्योंकि ये देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है एंड अगर आप सही समय पे स्टार्ट करके एक बड़ा कॉर्पस नहीं बनाएंगे तो देयर इज अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी कि आप अपनी सेविंग्स आउटलिव कर जाए एंड दैट इज द फियर दैट पीपल हैव कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट 70-75 वेयर यू कांट गो एंड अर्न अगेन, राइट, तब आपके पैसे खत्म हो जाए, राइट। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी स्टार्ट करिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए एंड देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे जो एक ओल्डर जनरेशन थी, अब न्यूअर जनरेशन तो इक्विटी मार्केट्स की तरफ ओरिएंटेड है ही, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए इक्विटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको एंड वाई दैट द रीजन इज दैट कि 6-7% इन्फ्लेशन चलता है। अगर आप पैसा आपका सिर्फ 6-7% पे ही ग्रो करेगा तो वो कभी भी बहुत बड़ा कॉर्पस बन नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बन पाएंगे। सो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है। Some viewers might say that abhi yesterday only markets have tanked even further and they have been going down since September. I think 12-14% का करेक्शन आ चुका है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इन्वेस्ट करते रहिए एंड डाइवर्सिफाई करिए। यस, सारा इक्विटी में मत लगाइए, कुछ कंपोनेंट डेट रखिए। यस, यंगर पीपल शुड हैव अ हायर इक्विटी कंपोनेंट। रियल एस्टेट एंड ऑल में भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है उसके अंदर इन्वेस्ट, बट एट लेटर इन लाइफ व्हेन यू हैव समथिंग, आप शुरू में ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके लोन ले लेंगे बड़ा, तो वो नहीं चाहता मैं। तो जल्दी स्टार्ट करिए, इक्विटी में पार्टिसिपेट करिए और इक्विटी में से 1 साल का टेन्योर लेके कि मैं 1 साल इन्वेस्ट करूंगा कितने पैसे बन जाएंगे, वैसा मत माइंडसेट रखिए। कम से कम 10 साल अगर रखेंगे तो जिसने 10 साल पहले इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करा होगा उसके डेफिनेटली अच्छे पैसे बने होंगे। ही वुड हैव सीन टू दिस डाउनफॉल, ही वुड हैव सीन, उन्हें कोविड का भी ड्रॉप देखा होगा, उसके बावजूद ही वुड हैव मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। एंड सी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट, देन तो द होराइजन इज नॉट इवन 10 years, इट्स अराउंड 20-30 years। तो आप डरिए मत, बस करते जाइए एंड डोंट कीप चेकिंग दैट रिटर्न कि अरे मेरा रिटर्न कितना हुआ। अगर आप 5 साल बाद चेक करेंगे डेफिनेटली आपके अच्छे पैसे बने होंगे। समीप जी, आपने इक्विटी की बात की और खास तौर पर यंग जनरेशन की बात की, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर है एज कम्पेयर टू अगर पुरानी जनरेशन को हम देखें। तो पुराने लोग ये सोचते थे कि ठीक है, अब एक ऑल्टरनेट जो टाइम होता है 50-60 के बाद ही वो सोचते थे कि चलो ठीक है, कुछ अमाउंट हमारे पास रहेगी तो हमारी लाइफ अच्छी चल जाएगी। लेकिन आजकल की जो जेंजी वाली जनरेशन ये है, इसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर ये अवेयर है, इन्हें अच्छा रिटर्न चाहिए कि बेहतर रिटर्न हमें चाहिए। तो मैं ये चाहूँगी कि ये रिटायरमेंट क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस चीज़ के लिए? देखिए जो जेन जी है उनके कुछ प्रोज भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं, तो मैं दोनों कवर करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली जो प्रोज हैं वो हैं कि यस दे आर ऑलरेडी, जैसे आप देख रहे हैं ऑफ लेट इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, सो दे हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट। मे बी आर द स्लाइटली ओल्डर जनरेशन, उनका रिस्क एपेटाइट कम था
तो वो FD एंड गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स उसमें ज़्यादा बिलीव करते थे. द यंगर जनरेशन इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी. फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इसको कहा जाता है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में अब्रॉड 80-90% ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन इक्विटी मार्केट्स, उस तरफ हम मूव कर रहे हैं. तो येस, द यंगर जनरेशन इज मोर अवेयर एंड हैज स्लाइटली हायर रिस्क एपेटाइट. बट उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि उनका होराइजन अभी भी वो यही सोचते हैं कि 1-2 साल में 50-60% रिटर्न आ जाए एंड फिर आई विल डू समथिंग विद दैट मनी. तो वो थोड़ा एंड वो एक ये गलत उनकी थोड़ी सी धारणा है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट और इक्विटी छोड़ के भी वो स्लाइटली इवन मोर रिस्कियर बिटकॉइन एंड स्टफ लाइक, सी सम ऑफ दीज थिंग्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड. So if you don't understand something, then you should not really participate in that, is my suggestion at least. तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा लंबा होराइजन रखेंगे. और यंगर जनरेशन तो इक्विटी में पार्टिसिपेट कर ही रही है, तो बट अगर जो उतना अवेयर नहीं है वो म्यूचुअल फंड या यूलिप्स के थ्रू इन्वेस्ट करें. एंड ऐसे डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करें अगर आपको पता नहीं है या आप रिसर्च करने का आपके पास टाइम नहीं है. बिल्कुल इक्विटी की हम लगातार बात ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती है. आप आज भी कहीं गांव में चले जाओ तो उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है इक्विटी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, नहीं पता होता है उन्हें. लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अगर जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर वो सोचना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से ऑप्शन उनके लिए बेहतर हो सकते हैं जिससे कि उन्हें आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न मिले. देखिए, रिटायरमेंट के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स ऑफ लेट हैव बीन लॉन्च्ड. लोग PPF करते हैं, वो सबको करना चाहिए. आई थिंक 7.1% अभी रेट चल रहा है गारंटीड. देखिए, ये रेट साल दर साल थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, बट इसको करते रहना चाहिए. एक फिक्स्ड एक हैबिट हो जाती है. देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिटायरमेंट में क्या है कि डिसिप्लिन, कि मुझे हर महीने हर साल इन्वेस्टमेंट करते रहनी है. और अगर मैंने 10,000 से स्टार्ट किया है तो 10,000 पे रुके नहीं रहना है. जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, इफ आई एम डूइंग 10,000 पर मंथ टुडे, नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट होगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा, तो हमारी सैलरी बढ़ेगी. तो हमारा 10,000 शुड गो देन गो टू 11,000 एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर. दी SIP अमाउंट हैज़ टू कीप इंक्रीजिंग. तो ये एक चीज़ याद रखनी है. जैसे मैं PPF पे था कि PPF लोग कर रहे हैं, तो PPF करते रहना चाहिए. आई थिंक 7.1% विल रिड्यूस इन द फ्यूचर इन द कमिंग ईयर्स, but it is a guaranteed return backed by the government, so I think people should continue doing that. NPS National Pension Scheme is very very popular of late. उसमें अब तो गवर्नमेंट ने, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है कि 14% ऑफ बेसिक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो टैक्सेबल सैलरी से काइंड ऑफ हट जाएगा. तो वो 100% करना चाहिए. उसमें जो फंड्स हैं, एंड अब तो सारी बड़ी कंपनीज जो हैं, HDFC, ICICI, एनी यू नेम दैट इज देयर, AMCs फंड मैनेज कर रही हैं. और FMC भी बहुत कम होती है. आई थिंक 0.1% या स्लाइटली लोअर देन दैट, काफ़ी कम FMC है. तो FMC भी कम है. वहाँ पे भी द सेकेंड थिंग इज NPS भी डिसिप्लिन्ड है कि आप करते रहेंगे. और विड्रॉल जो है, पार्शियल विड्रॉल्स, वो उतना आसान नहीं है उसमें से. तो ये दो तो करने ही चाहिए. थर्ड, अगर आप इक्विटी में पार्टिसिपेट और करना चाहते हैं, लोग म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, यूलिप्स कर सकते हैं. दोनों में एक बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट करने का. यूलिप में भी डिसिप्लिन आता है. क्यों? क्योंकि 5 साल का लॉक इन होता है. तो अगर आप 5 साल तक लॉक इन रहेंगे तो आपका एक डिसिप्लिन कि मेरे पैसे हर महीने कट रहे हैं, उसको मुझे टच नहीं करना है. आई डू नॉट हैव टू विड्रॉ. तो यूलिप या म्यूचुअल फंड्स आप कर सकते हैं इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट्स. उसमें डेट का भी ऑप्शन होता है, बट डेट ऑफ लेट हैज बिकम टैक्सेबल एज अ पार्ट ऑफ सैलरी में टैक्स होते हैं उसके गेन्स. तो मेरे हिसाब से आई थिंक इक्विटी वुड बी फॉर द यंगर ऑडियंस हु डजंट हैव अ वेरी वेरी लार्ज पोर्टफोलियो, अभी इक्विटी पार्टिसिपेशन ही करना चाहिए थ्रू यूलिप्स एंड म्यूचुअल फंड्स. एंड यूलिप में एक उसमें बेनिफिट है कि 2.5 लाख तक आपका जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न टैक्स फ्री होता है. तो वो फायदा रख के उसमें जरूर पैसा डालिए. मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम आएगा या यूलिप का ज्यादा आएगा. रिटर्न्स तो अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करता है. अंडरलाइंग एसेट स्टॉक ही होगा तो दोनों में रिटर्न कंपेरेबल आएगा, इज माय अंडरस्टैंडिंग. बाकी गारंटीड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं. पेंशन एक नई कैटेगरी आई है, पेंशन यूलिप्स, जिसमें होता क्या है कि आप वो NPS का ही स्ट्रक्चर है एकदम. जैसे NPS में आपने पैसे डाले, एट मैच्योरिटी आपको 60% टैक्स फ्री मिलता है, 40% आपको, जिससे आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी. पेंशन यूलिप्स में भी यही स्ट्रक्चर है. काफ़ी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बट उसमें फ़ायदा क्या है कि NPS में विड्रॉल्स मुश्किल होते हैं, है ना. पेंशन यूलिप में आप 5 साल बाद पैसे आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं.
तो उसमें आपको जो 5 इयर्स के एक डिसिप्लिन, एक देखिए डिसेंट कॉर्पस बनेगा। अगर कभी कोई पैसे की जरूरत पड़ी, सो पेंशन यूलिप इज इजियर टू विड्रॉ। आई एम नॉट सेइंग एनपीएस से कभी विड्रॉ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बट इट इज स्लाइटली मोर कन्वोल्यूटेड प्रोसेस। तो पेंशन यूलिप आप कर सकते हैं। तो ये काफी, देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको सोच समझ के इवैल्यूएट करके उसको चूज करना है और ढंग से सोच हर समझ किसी के का करिए। सवाल ना पहले यही होता है, अगर कोई स्कीम ले रहा है तो अच्छा इसमें रिटर्न कितना आएगा, कितना उन्हें रिटर्न का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपने पीपीएफ की बात करी, एनपीएस की बात करी। एक सवाल ये कि एसआईपी का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड की भी आप बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एसआईपी और कंपैरिजन किया जाए तो कितना सही है ये लोगों के लिए? देखिए एसआईपी, देखिए एक एक, एक इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। बेसिकली कुछ नहीं है कि लोग ना मार्केट टाइम करने का सोचते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर वही एसआईपी प्रमोट करता है कि आपको मार्केट का बॉटम और हाई टाइम नहीं करना है, आपको क्या है कि हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है। अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कभी जब मार्केट, जैसे अभी गिरा हुआ है मार्केट, तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, जब बढ़ेगा तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, बट ओवर द ईयर एवरेज आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आपको मैक्सिमम रिटर्न भी नहीं आएगा बट मिनिमम रिटर्न भी नहीं आएगा, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर हाईज एंड लोज दोनों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एसआईपी एक डिसिप्लिन इनकलकेट करता है, प्लस आपको एवरेज रिटर्न आ जाएगा, बेस्ट नहीं आएगा बट लोएस्ट भी नहीं आएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो यही है ना कि मुझे टॉप ऑफ द मार्केट 25 नहीं आया बट बॉटम ऑफ द मार्केट वाला रिटर्न भी नहीं आए, राइट। तो इसलिए एसआईपी करते रहनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, होराइजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सितंबर में एसआईपी चालू करी होगी और अभी उसको देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिख रहा होगा, राइट। बट अगर आप इसको 1-2 साल बाद देखेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर मार्केट्स वुड हैव रिकवर्ड। ऐसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे कोविड टाइम था, very recent example most of us would remember, markets went down to 28,000। तो आपने अगर तब एसआईपी स्टार्ट करी होती तो आपकी एसआईपी आज काफी अच्छा रिटर्न देगी। तो वही वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करते रहना है, रुकना नहीं है। एंड देखिए उसमें भी ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एसआईपीज में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआईपी करनी है और रिटर्न, आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि मैं लार्ज कैप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। अभी मिड एंड स्मॉल कैप्स जैसे और भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थोड़े रिस्कियर बेट्स हैं। वही मैं कहने वाली थी कि लार्ज कैप में लोग ज्यादातर ट्रस्ट अपना बना के रख रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए अगर आप मिड एंड स्मॉल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं 100%। होराइजन थोड़ा लंबा रखिएगा, बिकॉज उनको कहा जा रहा है कि कहीं कहीं कुछ मिड, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मिड कैप्स आर ओवर वैल्यूड करंटली। सो बेसिकली सी, आपको होराइजन लंबा रखना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि अगर मेरा पोर्टफोलियो कल 10% नेगेटिव हो गया तो मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूंगा। अक्सर लोगों के मन में तो यही क्वेश्चन होता है। तो अगर आप बंद करने वालों में से हैं तो आपको लार्ज कैप्स करना चाहिए। और अगर लार्ज कैप भी गिर गए, जैसे अभी गिरे हुए हैं, शायद 10% करेक्शन लार्ज कैप्स में भी हुआ है, तो भी you have to ride out this wave and wait for the market to recover. Don't stop. See, this is the actually the mistake जो सारे लोग करते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तब वो बंद कर देते हैं एसआईपी करना। ये तो टाइम है जब करना है। क्यों? क्योंकि ये जो डिप आया है इसमें आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो मैंने बोला आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, स्टॉक्स आर अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस। इसमें हमारा कस्टमर जो हमारे पास भी आते हैं पॉलिसी बाजार पे, वो कहते हैं कि बट अभी तो मार्केट और गिरेगा। मैंने बोला ठीक है सर, और गिरेगा तो अच्छी बात है ना। आपने आज 10,000 रुपए लगाए, अगले महीने फिर 10,000 रुपए लगाएंगे, अगर और गिर गया तो वो वाले 10,000 रुपए और बॉटम, मतलब ज्यादा यूनिट्स और अक्यूमुलेट करेंगे। आपको एक्चुअली कभी खुद नहीं पता चलेगा एज अ कॉमन पीपल कि मार्केट का बॉटम कहाँ है और कहाँ से रिकवरी आएगी। तो आपको बस करते रहना है। अगर और गिर गया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट मंथ की एसआईपी और बेटर लाएगी। अगर रिकवर कर गया तो भी अच्छी बात है। तो मतलब आपको जो यूनिट्स हैं अब उनकी प्राइस बढ़ने लग गए, यू वुड स्टार्ट सीइंग सम पॉजिटिविटी इन योर पोर्टफोलियो। सो द ओनली थिंग एज यू सेड इज एसआईपी का क्या है, बस करते रहनी है, रुकना नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने इसके बारे में तो कई बातें बताई, लेकिन एक सवाल जो बहुत कॉमन सा हो जाता है आज के टाइम में कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर आप उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए कि कितने सर्टन एज के बाद आपको ये शुरू कर देनी चाहिए कि ठीक है अब आगे आने वाले वक्त को लेके सीरियस होना है, तो कब से इसे स्टार्ट किया जा सकता है? देखिए जैसे अगर कोई 25 ईयर ओल्ड है, राइट, अगर उसके पास एटलीस्ट 30 ईयर्स है, राइट, लेट्स नॉट अज्यूम ही रिटायर एट 60, रिटायर एट 55 तो 30 साल है अगर उसके पास,
अगर उसने सिर्फ 10,000 रुपये, 10,000 भी छोड़ देते हैं, 25 पे 5,000 रुपये ही कर सकते हैं मे बी लोग स्पेयर, 5,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करे 30 साल तक, और आपको कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं आया बट एवरेज 12% टाइप का ही रिटर्न आया, तो भी इफ यू इन्वेस्ट फॉर 30 ईयर्स you will at least end up making around 1.75 1.8 crores at a 12% CAGR annual return, अगर आपने 30 साल का टेन्योर रखा, 5,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करें। और यही अगर आपने डिले कर दिया 10 साल, आई डिसाइडेड कि अब मैं नहीं करूंगा कुछ, तो 35 पे स्टार्ट किया और आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, पहले वाले ने 5 करे थे, आपने 10,000 करे, बट आपने 20 ही साल करे अगर, तो आपको क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक करोड़ के अराउंड का ही कॉर्पस मिलेगा एट अ 12% CAGR। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके 75 लाख कम हो गए, अगर आपने 10 साल और डिले कर दोगे तो शायद वो और 50 लाख और कम हो जाएंगे, आपका 50 लाख का ही कॉर्पस बनेगा। तो बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग जिस दिन आप काम करना चालू करते हैं उस दिन से कुछ पैसा साइड हटा के रखना चालू कर देना चाहिए, बिकॉज उसको ज़्यादा साल मिलेंगे फिर कंपाउंड होने के लिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली, कि अगर आप ज़्यादा साल देंगे तो अच्छा कॉर्पस बन सकता है और छोटे अमाउंट से ही बन जाए। जैसे मैंने 5,000 का एग्जाम्पल दिया कि अगर आप उसको 30 साल कंपाउंड होने देंगे तो वो अराउंड 1.75 करोड़ बना सकता है आपके लिए। तो यही है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बोला कि राइट टाइम स्टार्ट करने का था कल, जो निकल गया है, तो अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, बट कर लीजिए स्टार्ट। और जो हमारे व्यूअर्स होंगे जिनने नहीं स्टार्ट करा है, अब वो बोलेंगे कि अब मैं तो 45 का हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि देखिए सर, अब नाउ सम टाइम हैज elapsed, इफ योर डिफाइंड कॉर्पस इज नॉट देयर, तो आप पहले तो देखिए आपकी आज इनकम कितनी है। अगर घर का खर्चा चलाने के लिए फॉर एग्जांपल इन अ मेट्रो सिटी एटलीस्ट 50,000 रुपीज तो लगेंगे ही मंथली, तो आपको ये टाइम कि 50,000 रुपये आज लगेंगे, 6-7% इन्फ्लेशन रहेगा, तो मेरे रिटायरमेंट में 15 साल बाद कितने लगेंगे, उसके लिए कितना कॉर्पस लगेगा, वो कैलकुलेशन, बहुत सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर इस तरीके के अवेलेबल रहते हैं, उसमें आप जाके ये कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने पैसे अब जमा करने हैं। फिर बैक कैलकुलेट करिए कि कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी जो SIP अमाउंट है वो उसको नहीं सफाइज कर पाए तो ठीक है, कोई नहीं, आप स्टार्ट करिए, नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होगा, ट्राई इंक्रीजिंग इट, एंड बट फिर देन इफ यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड आपका कॉर्पस नहीं बन पा रहा है, फिर आपको रिस्कियर बेट्स लेनी पड़ेंगी। बट देन यू कांट जस्ट से कि मैं सिर्फ लार्ज कैप में ही पार्टिसिपेट करूंगा और मेरे कॉर्पस बन जाएगा, नहीं बनेगा अगर आप रिस्कियर बेट्स नहीं लेंगे तब। तो सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं स्टार्ट किया है तो मेरी आज इनकम कितनी है, फ्यूचर में कितनी नीड होगी। और इसमें काफ़ी सारे जैसे म्यूचुअल फंड एंड यूलिप दोनों में ये एक होता है सिस्टमैटिक पार्शियल विड्रॉल, कि मेरा 2-3 करोड़ का कॉर्पस बन जाए, उसमें से मैं हर साल विड्रॉ करूंगा और उससे मेरी पोस्ट रिटायरमेंट इनकम आती रहेगी। बट यही है, आपको अगर आपका कॉर्पस ही नहीं पता है और आपका कॉर्पस बना ही कम, तो प्रॉब्लम है। रिटायरमेंट क्यों ज़रूरी है? मतलब आप ये देखिए कि इंडिया में ठीक है, एक एज के बाद ये सोचते हैं कि अब आराम के दिन हैं, अब रिटायरमेंट की जो हमारी पेंशन होगी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो उन्हें पता रहता है कि हमें एक टाइम के बाद हमारी पेंशन आती रहेगी, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, या मतलब 50,000 के लगभग हो। लेकिन एक प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि ठीक है, क्या होगा आगे आने वाले वक्त में। और कहीं ना कहीं अगर बाकी अदर कंट्रीज से मैं कंपैरिजन करूँ इंडिया की, तो जापान की मैं बात करूं, वहां पे तो रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडिया में हम देख रहे हैं कि रिटायरमेंट को लेकर प्लानिंग 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 बहुत हो रही है, लेकिन अदर कंट्री में तो ये सोचते हैं कि अरे 60 साल के होगे तब भी वो वर्किंग है, 70 ईयर के होगे तब भी वो वर्किंग है। लेकिन क्यों ये जरूरी हो जाता है? देखिए, द थिंग इज दैट विद जापान वी कांट कंपेयर, बिकॉज वहाँ क्या है, एक तो लोग कम है, तो कई सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए काम करने के लिए लोग मिलते ही नहीं है, राइट। तो लाइक वहाँ पे अगर आप शॉपिंग मॉल में जाइए तो ऑटो चेकआउट हो रहा है, या मतलब यू पीपल जस्ट डू इट ऑन देयर ओन, मतलब कोई ज़्यादा चेक वेक करने के लिए है नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग कम है। तो इफ़ यू वांट एम्प्लॉयमेंट एट ओल्डर एज ऑल्सो, कुछ ना कुछ मिल जाता है। इंडिया में रिवर्स प्रॉब्लम है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, and that in the near foreseeable future, at least in our life, that will be there. So जो भी काम करने के लिए कोई भी लोग चाहिए, वहाँ यंग लोग अवेलेबल होंगे। तो एट 60 इफ यू वांट कि एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम तो होगी, यू कांट कंपेयर compete with an 18-year-old, राइट। तो कोई भी काम करने के लिए आप जाएंगे वंस एट दैट एज, तो वहाँ पे 2-3 18-year-olds रेडी होंगे कि हम ये काम करेंगे। तो getting that employment also at a older age would be difficult. एक तो you would want that life is slightly easier,
प्लस देयर विल बी अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज विलिंग टू वर्क। तो इसलिए ही इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी हो जाती है, क्योंकि फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट एट 60 अनलेस अंटिल आप बहुत कोई नीश फील्ड में काम करते हैं या एक्सपर्टीज इन आईटी और समथिंग वेयर यू कैन कीप वर्किंग लेटर, it becomes very difficult for a normal common person to get employment also. And social security, yes, government employees आपने बोला कि उनके पास पेंशन रहेगी, but that is also a very small segment. Rest of us private sector employees, हमें हमारी पेंशन खुद ही प्लान करनी है. पोस्ट रिटायरमेंट वंस वी स्टॉप वर्किंग, प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जो हमें इनकम देंगे, इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स, उनके बारे में प्लान करना है और उनके लिए सही तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्ट करके रखना है. बिल्कुल, जैसे कि आपने इसके बारे में भी अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन कहीं न कहीं ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही है, तो मैं ये चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट में किन-किन चीज़ों का अगर वो प्लानिंग ले रहे हैं कि ठीक है रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती है, उसके बारे में जब तक अच्छे से समझे ना वो और वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आने वाले वक़्त में फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगी कि क्या किन चीज़ों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? कौन-कौन सी बातें हैं? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देखिए 2-3 चीज़ें हैं. अगर आई विल डिवाइड इट इनटू ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे जो ओल्डर एज सेगमेंट है उनके लिए भी कुछ एड्रेस कर देते हैं, क्योंकि कि अगर आप क्लोजर टू रिटायरमेंट एज हैं तो एक तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आप रिटायर होने वाले हैं और आपको अब सब ढूंढ रहे होंगे कि मैं अब पोस्ट रिटायरमेंट इनकम कैसे लेके आऊँ. मेरे पास चलो कॉर्पस भी बन गया है, 1-2 crores आई हैव बीन एबल टू सेव थ्रू पीएफ व्हाटएवर, आई हैव 2 crores फॉर एग्जांपल. अब हाउ डू आई गेट इनकम पोस्ट रिटायरमेंट? तो उसमें लोग इंडिया में एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम आती है री इन्वेस्टमेंट रिस्क की. री इन्वेस्टमेंट रिस्क ये होता है कि देखिए, जैसे आज से 10 साल पहले अगर कोई रिटायर हुआ होगा, उसने एफडी करी होगी, तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगी जब वो आज रिन्यूअल के लिए आया नेक्स्ट 10 ईयर एफडी के लिए अपनी, क्योंकि एट 60 इफ यू रिटायर देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज चांस दैट एट 70 यू विल स्टिल बी अलाइव, राइट? है ना? लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड लॉन्गर. तो 70 पे जब आप आए रिन्यूअल करने के लिए अपने एफडी का, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए होंगे. पहले आपको 10% पे मिला होगा एफडी या 9% पे एफडी होगी. आज आप गए तो आपको पता है सीनियर सिटीजन एफडी अब तो 7% देती है या 7.5% बेस्ट केस. तो सडनली आपकी इनकम कम होने लग गई, राइट? एक तो इन्फ्लेशन आपकी इनकम ईटअप कर रहा है, परचेजिंग पावर ईटअप कर रहा है, प्लस आपकी इनकम भी अब कम हो गई रिन्यूअल के टाइम पे. तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है. तो ऐसे लोगों को एन्युटी प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए. एन्युटी प्रोडक्ट्स देखिए लेस लिक्विड होते हैं. तो अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है या तो उसमें से 50 लाख की आप एन्युटी खरीदिए. उससे क्या फायदा होगा कि अगर आपने 10 साल पहले एन्युटी खरीदी होती, एफडी तब 9 दे रही होगी, शायद वो 8.8 देती या 8.7 देती, बट वो लाइफ लॉन्ग फिर आपको सेम रेट पे पेंशन देगी, आपको, आपके वाइफ को, उसके बाद नॉमिनी को सारा पैसा वापस कर देंगे. तो उससे क्या फायदा होता है कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता. एटलीस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी, you know that till the time you are alive, and if you take the plan where their wife is also involved, you and your wife are involved, are alive, तब तक आपको सेम पैसे मिलते रहेंगे और कोई री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होगा. ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं, बट I have grandparents who did FD and now when they went for renewal, अब वो बताते हैं कि यार वो तो पहले इतना रेट मिलता था, अब वो पैसे महंगाई बढ़ती जा रही है. बहुत डिफिकल्ट होता है ये अज्यूम करना कि महंगाई बढ़ती जा रही है और पैसे आपके कम होते जा रहे हैं हर 10 साल पे. एंड व्हेन यू हिट 80 तब आपके एक्सपेंसेस बढ़े होंगे, मेडिकल एंड ऑल, एंड आपकी पेंशन और कम हो गई बिकॉज दैट यू वर डिपेंडेंट ऑन एन एफडी इंटरेस्ट रेट टू सर्वाइव. तो इसलिए एन्युटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर द ओल्डर सिटीजन्स हु आर अबाउट टू रिटायर. आप एटलीस्ट 50% ऑफ योर मनी एन्युटी में डाल दीजिए. आप बोलेंगे कि ये लिक्विड नहीं है, बट सर आपको मैं 100% नहीं एडवाइस कर रहा हूँ डालने को. 50% करिए, उससे एक फिक्स्ड इनकम आएगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग थोड़े उससे दूर हैं, मे बी 10 years अवे, उनके पास देखिए, अगर आपके पास अभी सैलरी है एट 50, जनरली पीपल स्टार्ट अर्निंग वेरी वेल, राइट? तो उनके लिए भी देखिए गारंटीड में प्रोडक्ट्स होते हैं. देयर आर कॉल्ड गारंटीड पेंशन प्लान्स, राइट? इसमें क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज डाला पर मंथ, ठीक है, और आपको 16-17,000 रुपीज, 20,000 रुपीज फॉर 10 years, राइट? एंड वंस यू रिटायर एट द 10th year, you pay 20,000 every year for 10 years, and from the day you retire, then from that day onwards आपको 16-18,000 रुपीज पेंशन आएगी. एंड अगर आप देखिए ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं तो 50,000 डालेंगे तो 40,000 टाइप्स पेंशन आ जाएगी, राइट? गारंटीड फॉर लाइफ. तो इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क ले रही है अपने बिहाफ पे कि आप अगर
फॉर एग्जाम्पल 90 तक रहे तो आपको 90 तक ये पेंशन देनी पड़ेगी, तो आपने तो 10 ही साल पे किया ना। सो यस, वो रिस्क पूलिंग कर रही है, दे अज्यूम दैट ऑब्वियसली एवरीबडी विल नॉट सर्वाइव, बट सी दोज हु डू विल गेट दैट बेनिफिट। तो ये कुछ गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका बेनिफिट उठाना चाहिए लोगों को, और इनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज इसमें वही है, इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता री इन्वेस्टमेंट का कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड बन रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा कि जैसे आपने जापान का एग्जाम्पल दिया था, जापान में आज कितना इंटरेस्ट रेट होगा सेविंग्स बैंक अकाउंट या एफडी का? आई एम प्रीटी श्योर 1-2% होगा, या व्हाट आई वर्ड इज, आई थिंक इट इज नेगेटिव इन फैक्ट। कीपिंग मनी इन द बैंक ईट्स अवे द मनी, मतलब वो हर साल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी कहीं कहीं है। सो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बैंक में रख नहीं सकते, और आप 60-70 पे अब आप इक्विटी मार्केट्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू शुड एक्सप्लोर एंड प्लान फॉर देम ऑल्सो। सो इसलिए you have to be financially aware. That is why we are trying to do this series to help people figure out these things. And yes, अगर आपको help चाहिए to reach out to a financial planner, reach out to us at Policy Bazaar, we'll guide you. And it's not mandatory कि आप हमारे पास ही आइए, और भी बहुत लोग हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं, but yes, if you need help you should reach out to somebody and make a informed decision. समीप जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जैसे हम देखते थे कि पुराने ज़माने में ना लोग ज़्यादातर ज़मीन, मतलब इन्वेस्टमेंट को जो तरीका होता था कि ज़मीन खरीद ली, सोने में इन्वेस्ट कर लिया, सोना रख लिया अपना, तो ये उनके लिए एक औजार की तरह काम करता था कि ठीक है बुढ़ापे में उनका ये सहारा बन जाएगा। लेकिन आज के जैसे जनरेशन की आपने बात करी कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ भी रहे हैं, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करना सीख चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पहले की अगर बात करूं मैं। लेकिन इसके अलावा आज की अगर लोग सोचें कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना, उसके अलावा हमें सेविंग ऑप्शन क्या हो सकते हैं? देखिए शेयर मार्केट के अलावा जो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, गोल्ड इज डूइंग वेरी वेरी वेल ऑफ लेट। अगर आप देखेंगे गोल्ड प्राइसेस इज ऑन अ हाई, सी वो ना एक हेज की तरह ऑपरेट करते हैं। ये जो कमोडिटीज होती है ना सारी, सिल्वर, गोल्ड, बेसिकली जब भी जैसे ये वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर वाज गोइंग ऑन एंड अदर सच सिनेरियोज लाइक द कॉन्फ्लिक्ट इन इजराइल एंड ऑल। सो बेसिकली इन सिनेरियोज में क्या होता है, इक्विटी मार्केट्स काइंड ऑफ गो डाउन एंड कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, दे बिकॉज इट इज अ हेज। जब इक्विटी में लोग पैसा नहीं लगाते, तो जो FIIs हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा लगाते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट दीज, तो उसमें आपको 10% अपना पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से रखना चाहिए। और उसके बड़े सारे ऑप्शंस हैं। इंडियंस जनरली क्या है, फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं। मैं वो पर्सनली नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिजिकल गोल्ड अप्रिशिएट नहीं होता, बट क्योंकि गोल्ड की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है, बट द थिंग इज दैट फिजिकल गोल्ड आप कभी सेल नहीं करते, लाइक इट इज लाइक द लास्ट थिंग इन द हाउस दैट यू विल एवर सेल, राइट? सो इंडियंस हैव एन इमोशनल थिंग, तो फिजिकल गोल्ड इज लाइक कि अब आ गया है, पड़ा रहेगा, एंड इट गेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो अगर आप कोई एसेट बना रहे हैं जिनसे आप बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हो, तो फिजिकल गोल्ड इज नॉट द आंसर। देन यू हैव टू बाय डिजिटल म्यूचुअल फंड, ETFs होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, है ना? देयर आर अदर डिजिटल गोल्ड ऑल्टरनेटिव्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आए थे गवर्नमेंट के, अब तो बंद हो गए, बट आए थे। तो ऐसे ऑप्शंस में आप एक्सप्लोर करते हैं। म्यूचुअल फंड है, गोल्ड ETFs होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, जिससे गोल्ड की प्राइस का अप्रिसिएशन या सिल्वर की प्राइस का अप्रिसिएशन आप अपने पोर्टफोलियो में बेक इन कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपको करना चाहिए। दूसरा, रियल एस्टेट करनी चाहिए 100%। रियल एस्टेट आफ्टर कोविड हैज अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग इन गुड़गांव, नोएडा एंड ऑल, एंड सम ऑफ द अदर मेट्रो सिटीज आल्सो, इट हैज डन वेरी वेल। बट सी व्हाट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट इज दैट सारा पैसा एक तो रियल एस्टेट में मत लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना बहुत सारा कॉर्पस रियल एस्टेट में लगा दिया, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप आधा कमरा कभी नहीं बेच पाएंगे घर का, राइट? मतलब अगर आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आपके पास कोई अगर इक्विटी या कहीं पैसा है FD में, तो वो निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा आपने रियल एस्टेट में लगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस मेंटेनेंस एंड ऑल इश्यूज आर देयर। सो आई एम नॉट सेइंग रियल एस्टेट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यू शुड हैव एक घर अपने लिए तो होना ही चाहिए, प्लस एक फॉर रेंटल इनकम, फ्यूचर रेंटल इनकम यू कैन कंसिडर, बट नॉट डू इट, ओवर डू इट। इंडिया में क्या लोग ओवर डू कर देते हैं कि एक घर खरीदा या एंड सी द प्रॉब्लम विद लैंड आई पर्सनली फील इज दैट कि taking care of where to buy that piece of land, how to take care of it, is I personally I find in a day to day job it's too much of hassle. तो इसलिए रियल एस्टेट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मत करिए, maybe a small portion of your portfolio. The third thing, yes,
6 months ऑफ एक्सपेंसेस इन अ सेविंग्स बैंक और FD होने ही चाहिए आपके पास हमेशा, क्योंकि कोई इमरजेंसी आएगी तब आप कहाँ ये नहीं सोचेंगे कि अब मैं अपना शेयर पोर्टफोलियो लिक्विडेट करूंगा, अगर मार्केट गिरा होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए FD में हमेशा 6 महीने की एक्सपेंसेस, या अगर आपको ज़्यादा रखने हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट रखना चाहिए ये पैसा। एंड उसमें फिर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है वो सब नहीं सोचना होता, वो है कि भाई वो तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आई शुड हैव दैट मनी टू टेक केयर ऑफ माई इमीडिएट वो फैमिली एंड माई सेल्फ। The fourth thing is that you should have term and health insurance. In today's times health is exceptionally very expensive. अगर कोई बीमारी हो गई या कोई emergency operation anything, it's extremely expensive. तो हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। अगर जो यंगर जनरेशन सुन रही है, बहुत सस्ते में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो आप उसको खरीदिए। एंड अब तो मंथली भी आप पे कर सकते हैं, इफ़ यू वांट तो मंथली पे करिए, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू पे अ लंप सम वन टाइम, बट वो जल्दी खरीदे। जितनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज होती हैं उसके कुछ क्लॉजेज होते हैं, वो अगले 3-4 साल में कवर हो जाएंगी। सो इफ़ यू बाय इट यंग, सी किसी को कोई प्रॉब्लम यंगर एज में जनरली नहीं आती है, तो बाय एट 25-26, बाय 30-31 ऑल ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग कवर्ड एंड यू हैव अ हेल्थ कवर। एंड सी, लोग कहते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है। देखिए, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होगा 5 लाख का, 10 लाख का, एंड यू हैव इट टिल यू हैव द जॉब, राइट। सो कल को कोई रिसेशन आया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, तो और आपको कोई मेडिकल इशू हो गया, तब आप क्या करेंगे? इसलिए एक यंग एज पे हेल्थ इंश्योरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज टर्म इंश्योरेंस। अब देखिए, सबके डिपेंडेंट्स होंगे, राइट, एंड यू हैव फैमिली, यू हैव पीपल हैव किड्स, राइट। उनके फ्यूचर के लिए पैसे छोड़ के जाने हैं, राइट, हमें, क्योंकि वो इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन आवर इनकम, then once the person goes, then how will they survive, right? And term insurance also, I think 500-600 rupees a month में for a young guy 1 करोड़ का लाइफ कवर उनको आराम से मिल सकता है। तो एंड ये ऐसे ही मत सोचिए कि यार ये तो इसमें पैसे अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। देखिए, इसमें ना आजकल बड़े नए नए फीचर्स आते हैं, स्पेशल एग्जिट टाइप के फीचर्स हैं, जिसमें आप 60 ईयर्स पे पैसा जितना आपने दिया है उतना या कई प्लान में उससे 2x 3x भी वापस मिलता है, तो वो आप वापस ले लीजिए। सो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास पीस ऑफ माइंड रहेगा कि देखिए मेरी फैमिली कवर्ड है, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और आप अपने काम पे ध्यान लगाइए। सो ये चीज़ें करनी चाहिए टू इंश्योर दैट यू हैव पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल, जैसे कई चीज़ें आपने यहाँ पे बता दी, गोल्ड से लेके टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कई चीज़ें आपने यहाँ पे बता दी। उम्मीद है जितने भी हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको इसके बारे में समझ आया होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मिस्टर समीप ने भी आपको एडवाइस की है कि कितनी ज़्यादा ये ज़रूरी है, और आपने तो लेट कर दी, बल्कि आज से शुरू कर ले। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।